आप लोग टीवी पर भर भर के एड्स देख रहे हो कि म्यूचुअल फंड सही है, पर सवाल आता है कौन से म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एम्फी डेटा, इंडिया के अंदर 1453 म्यूचुअल फंड्स हैं। अब आप किस में पैसा लगाओगे? किसी ने इंटरनेट पे बता दिया, कोई ब्लॉग में पढ़ लिया, या किसी दोस्त ने बता दिया उसमें पैसा लगा दे। भाई आपको आज एक कंप्लीट प्लानिंग चाहिए, क्योंकि आपका पैसा आपका हार्ड एंड मनी है और वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको पता है म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत कैसे हुई? आज आप देखते हो एनएससी के ऊपर 2000 से ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है, बीएससी के ऊपर 5000 से ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है। अच्छा, ऐसा ये मत सोचना कि 7000 हो गए टोटल। वो क्या होता है, रिलायंस एनएससी पर भी मिलता है, रिलायंस बीएससी पर भी मिलता है। तो आप यहां पर देखते हो भी 5000 स्टॉक्स है, किन में हम पैसा लगाएं? तो फिर आगे जी एक म्यूचुअल फंड। हम क्या करेंगे, हम एक म्यूचुअल फंड बना देंगे जिसमें एक फंड मैनेजर होगा, वो चेक करेगा कि कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे और उसमें पैसा लगाएंगे। तो जो स्टॉक्स आप खुद से सोचते, वो आपके लिए एक फंड मैनेजर आपके लिए रिसर्च कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है और फिर आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहां से शुरुआत हुई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। पर आपको एक चीज बताऊं, यहां पर म्यूचुअल फंड्स भी ना कई तरीके के होते हैं। अभी हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करी, फिर डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फिर हाइब्रिड होते हैं। आजकल बड़ी तरीके की एडवर्टीजमेंट चल रही है। पर एक चीज तो क्लियर है, आप पैसा बनाओ ना बनाओ, ये जो म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनी है ना, जिन्हें हम एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये पैसा जरूर बनाएंगी। क्योंकि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक छोटी सी चीज होती है, वो बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भाई 100 में से मेरे हिसाब से 99 लोगों से पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, ये सब लोगों को पता ही नहीं होता। इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, आई बटन पे लिंक है, आप जाके एसआईपी से रिलेटेड जो सारी सच्चाई है ना, जो डार्क ट्रूथ है, उसके बारे में आप पता लगा सकते हो। आई बटन पे लिंक है, जाके देखिएगा। पर आज हम कंप्लीट प्लानिंग करने वाले हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि म्यूचुअल फंड्स गलत है, म्यूचुअल फंड सही है, पर आपको एक रियलिटी और एक कहते हैं अवेयरनेस देनी जरूरी है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले कुछ डेटा को हम देखते हैं। आप अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना शुरू करते हो। आप कहोगे नहीं सर, आप बोल रहे हो फंड मैनेजर पैसे लेते हैं, एएमसी जैसी होती हैं जो ज्यादा पैसे ले लेती है, इसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। तो हमने किसी को सुना था इंटरनेट पे, और वो ना इंडेक्स म्यूचुअल फंड बोल रहा था। इंडेक्स, हाँ इंडेक्स, निफ्टी 50 में हम पैसा लगाएंगे। तो मैं आपको निफ्टी 50 में लगाओ या सेंसेक्स में लगाओ या नैस्डैक में लगाओ या S&P 500 में लगाओ, यह आपका हो गया सारा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। आप क्या बोलोगे उसे, आप बोलोगे इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स है। पर अब आपको कुछ रियलिटी पता होनी जरूरी है। यहां पर आपको एक डेटा दिख रहा है, अलग अलग क्रैश की डेट्स दिख रही हैं, अलग अलग इवेंट्स दिख रहे हैं, उसमें आपको यह पता लग रहा है कि कितने पॉइंट्स लूज हुए हैं। तो आप जो देखते हो निफ्टी सेंसेक्स को, आप जब देखते हो तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक दिन के अंदर भी आपका पोर्टफोलियो हिल सकता है। एग्जाम्पल, अभी कोविड-19 के हम क्रैश की बात करते हैं जो 2020 में आया, तो आप देख रहे हो कि एक दिन के अंदर मार्केट 13% से ऊपर हिल गई। इसी तरीके से हर्षद मेहता का जब स्कैम हुआ था, तब ऑलमोस्ट 13% के आसपास फिर मार्केट क्रैश हुआ था। इसी तरीके से आपको अलग अलग 2008 के क्रैश की बात करूं तो एक दिन में लगभग 11% का क्रैश आ गया था। अब ये एक दिन की बात है, 2008 की हम बात कर रहे हैं। 2008 का जो क्रैश था ना, वो एक दिन में जरूर 11% मार्केट गिरी थी। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि उस टाइम के अंदर 2008 का टोटल इंपैक्ट निफ्टी पर लगभग 60% का था। 59% के आसपास निफ्टी गिर गया था। तो अगर आप सिर्फ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, अब आपको आपका गोल तो क्लियर नहीं है। आप हो सकता है अगले 5 साल में आपको घर में कोई शादी हो, उसके लिए पैसे चाहिए, आपको गाड़ी लेनी थी उसके लिए पैसे चाहिए, घर लेना था उसके लिए पैसे चाहिए। देखिए, ये आपकी अपनी पर्सनल प्लानिंग है कि आपको कितने टाइम के बाद पैसा चाहिए। पर अगर आपको पैसा चाहिए और भगवान ना करे कुछ इस तरीके का क्रैश आ गया, तो आप कहोगे नहीं हम तो बड़े पॉजिटिव आदमी हैं। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, 2004 का इसमें डेटा नहीं है। 2004 के अंदर ना हुआ क्या कि कांग्रेस जीत गई और उस दिन मार्केट में क्रैश आया। सेंसेक्स के अंदर ट्रेडिंग बंद करा दी उन लोगों ने, क्योंकि वहां पे लोअर सर्किट लग गया, 10% से ऊपर उसी वक्त गिर गया। तो होता क्या है, अभी एग्जांपल अगले साल 2024 के अंदर इलेक्शंस है। मान लेते हैं जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो चली जाती है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट चली जाती है, कोई नई गवर्नमेंट आ जाती है, तो स्टॉक मार्केट के लिए ना वो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होती। स्टॉक मार्केट में जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल गवर्नमेंट में जो मार्केट है अच्छी ग्रो करती है। पर अगर अनस्टेबिलिटी दिखती है गवर्नेंस में, तो होता क्या है, स्टॉक मार्केट पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है।
तो हो सकता है आपको अगले साल या उससे 1 साल के बाद कुछ इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए और आप लगातार इंडेक्स फंड्स में पैसा लगा रहे हो सकता है आपका पोर्टफोलियो करेक्ट हो जाए उस वक्त, करेक्ट मतलब गिर जाए, है ना, उसमें एक आपको नेगेटिव इंपैक्ट दिखे। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो? आज यहां पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक सबसे पहली चीज आती है, आपका गोल क्या है और उसका टाइम होराइजन क्या है। अगर आपको आपका गोल और टाइम होराइजन क्लियर है, हो सकता है मार्केट अगले साल बढ़ जाए। आपको अगर यार पुष्कर आप बोल रहे थे कि मार्केट हो सकता है क्रैश है, देखो होता क्या, मैं आपको ये बता देता हूं जो अभी तक हमने बैक टेस्ट करके देखा है। तो जब भी इलेक्शन से पहले स्टॉक मार्केट का अगर आप डेटा उठाओगे तो इलेक्शन से पहले जनरली मार्केट में आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखता है, मतलब मार्केट ऊपर चढ़ती है। उसका रीजन क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट अपना एक नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिखाना चाहती, वो ये दिखाना चाहती है कि उसकी गवर्नेंस में स्टॉक मार्केट ने ग्रो किया। अब जब रिजल्ट्स आ जाते हैं इलेक्शंस के, उसके बाद डिपेंड करता है कि मार्केट के लिए वो कैसा है। अगर सेम गवर्नमेंट आती है तो मार्केट के लिए जनरली अच्छा होता है। अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो फिर वो अनस्टेबिलिटी है। अब वो अनस्टेबिलिटी से कुछ टाइम के लिए करेक्शन जरूर आ सकता है। आप लोग भी बोलोगे यार, आप बोल रहे हो 2008 में क्रैश आया था, बट उसके बाद देखो ना मार्केट तो लगातार रिटर्न्स दे रही है। पिछले कुछ टाइम में 14-15% का रिटर्न आया निफ्टी में। आप क्या बात कर रहे हो? मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पर उस टाइम क्या, और आप ही देखिए उन लोगों का रिटर्न्स आया जिन्होंने लगातार इन्वेस्ट किया, जो लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे। क्रैश के टाइम पर भी वो इन्वेस्ट कर रहे थे, पर क्रैश के टाइम में किसी ने पैसा निकाल लिया और आज वो पैसा डाल रहा है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सो अलग अलग सिचुएशंस है। अब अगर आपको आपका गोल क्लियर है, आपका गोल क्या है, अगर आपका 5 साल से कम का गोल है, तो आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा ही मत लगाओ। क्यों लगा रहे हो म्यूचुअल फंड्स में पैसा? आप स्टॉक मार्केट में भी पैसा मत लगाओ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा मत लगाओ। म्यूचुअल फंड्स कई तरीके के हैं। आप या तो अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, या फिर आप दूसरी चीजें देखिए, जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड्स। कम से कम ये तो पता है कि डेट मार्केट के ऊपर इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शन आएगा, ये नहीं कि आपका पोर्टफोलियो डूब जाएगा। और डेट में आपको लगातार रिटर्न्स तो दिखेंगी। आपको ये पता है कि इक्विटी में ज्यादा रिटर्न्स आ सकती हैं, बट ज्यादा के चक्कर में आपका रिस्क ज्यादा है। सो आप रिस्क अगर ले रहे हो तो ये आपकी कॉल है। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको इमरजेंसी में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक पैसा चाहिए, तो आप इक्विटीज को थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए। हाँ, अगर आपका विजन 5 साल से ऊपर है, 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, तो मैं क्या, आपको हर इंटेलिजेंट आदमी बोलेगा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स तो बहुत ही अच्छे हैं, और उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन से। बट आपका टाइम होराइजन और आपका गोल क्या है, आपका जो भी गोल, आपको जो भी पैसा चाहिए उसे लिख लीजिए, और कितने टाइम में चाहिए इंपॉर्टेंट है। टाइम के अकॉर्डिंग रिस्क लीजिएगा मार्केट में, क्योंकि अगर आप 1 साल 2 साल की बात कर रहे हो, भाई किसी को नहीं पता, किसी को पता ही नहीं कि मार्केट कब क्रैश हो सकती है। सो अगर मार्केट क्रैश होती है, उस वक्त आपने पैसा लगा रखा है तो आपको नुकसान होगा। और अगर क्रैश होती है और आपके पास पैसा है, ऐसा बोलते हैं ना, कैश इज द किंग। सो अगर आप कैश है तो आप गिरती हुई मार्केट में, गिरी हुई मार्केट में तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि इंटरनेट पर आपको बहुत सारे ज्ञानी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे एफडीज बिल्कुल बेकार होती है, एफडी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी चाहिए। डिपेंड करता है एफडी में टाइम क्या है यार। अगर मैं बोलूं 10 साल के लिए एफडी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो बिल्कुल बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि इन्फ्लेशन को ही नहीं बीट कर पाती है एफडी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? इन्फ्लेशन मतलब सिंपली महंगाई। इंडिया के अंदर आप देखो 7-8% से महंगाई बढ़ रही है। आपको इन्फ्लेशन का रेट नहीं पता लगता ना, कोई बात नहीं, आप ये चेक करो कि एफडी में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। जब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी ना, जब मैंने पहली बार बैंक अकाउंट खोला था, तब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था एफडी पे। 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी दे रही है तो ये समझो 10% के हिसाब से महंगाई तो बढ़ी रही थी तब। जो एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, आप समझ लो उतनी तो महंगाई है ही, क्योंकि एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ग्राफ है और जो इन्फ्लेशन का ग्राफ है ना, वो ऑलमोस्ट बराबर चिपक के चलता है। और कई बार ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन का ग्राफ ऊपर निकल जाता है, एफडी में आपको कम रेट मिल रहा होता है, महंगाई और तेज बढ़ रही होती है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में एफडी बिल्कुल बेकार है। पर अगर आपके पास शॉर्ट टर्म में पैसा है, आपको शॉर्ट टर्म में पैसा रखना है, मतलब आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए पैसा रखना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि यार जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ एफडी है, एफडी के अलावा बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं आपके पास, पर आप एक्सप्लोर करो ना उन सॉल्यूशंस को कि आपको फिक्स रिटर्न्स भी कहां से अच्छी मिल सकती हैं। फिक्स रिटर्न्स हमेशा बुरे नहीं होते, डिपेंडिंग आपका गोल और आपका टाइम होराइजन। आगे बढ़ते हैं।
अब कई लोग यहाँ पे बोलेंगे एफडी के ऊपर टैक्सेशन भी अलग तरीके से होती है। भाई अगर आप 30% के इनकम ब्रैकेट में आते हो तो 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा, जरूर लगेगा। पर अगर आपके पास 1 साल तक के लिए पैसा पड़ा है, जनरली आप देखोगे 1 साल के आसपास जो एफडीज में होते हैं उसमें 7-8% का आपको मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर 7% के आसपास आपको मिल रहा है तो आपका पैसा कम से कम तो नहीं हुआ ना, बढ़ा ही ना। और अगर आप उसे किसी रिस्की जगह पर डाल देते तो फिर रिस्क है तो इश्क है भाई, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ऑलराइट, तो हम म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे एंड हम आपके गोल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, आपका गोल। तो आप मेरी स्क्रीन शायद अब देख पाएंगे, 1 सेकेंड में स्क्रीन पर आ जाता हूं। ओके, ऑलराइट, तो अब आप स्क्रीन को देखिए। हम यहाँ पर एक स्क्रीनर के ऊपर है। अब यहाँ पर आपको कई तरीके के म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं। अभी मैंने सबसे पहले डेट सेलेक्ट किया हुआ है, डेट म्यूचुअल फंड्स। अब डेट का मतलब आप समझो सिंपली उधार देना। अब कई बंदे बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में क्या रिटर्न्स आएंगे ही आएंगे? हाँ शायद, क्योंकि इसमें रिस्क कम है। रीजन क्या होता है? क्योंकि डेट का मतलब है उधार देना, उधार के ऊपर कुछ इंटरेस्ट आता है। जब उधार के ऊपर इंटरेस्ट आता है तो आपने भी जो पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स में लगाया ना, मतलब आपने अपना पैसा किसी को लोन पर दे रखा, आप इतना समझ लो बस, और उस लोन के ऊपर ब्याज आएगा। तो यहां पर आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में ईयरली रिटर्न्स, आपको एक्सेप्शनल केसेस है कि उस फंड के साथ कुछ गलत हो जाए, वरना आपको हमेशा पॉजिटिव में ही दिखेंगी। मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूं। ओके, सो हम एब्सोल्यूट 1 ईयर रिटर्न की बात करते हैं, और हम एब्सोल्यूट 1 ईयर रिटर्न देखें तो ऐसे फंड है जिसमें आपको 17% के आसपास भी रिटर्न दिख रहा है। तो जरूरी नहीं होता कि डेट फंड्स बेकार ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। और किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको यहां पर नेगेटिव में रिटर्न नहीं दिखेगी एटलीस्ट, है ना। बट अगर मैं इक्विटी में आ जाऊं और यही चीज मैं आपको यहां पर दिखाऊं, तो अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें, ओके, तो अब आप कहोगे एब्सोल्यूट रिटर्न तो वहां पे किसी की 39% भी है। पर आप यहां पर देखिए कि यहां पर एग्जांपल अभी हमें एक ही फंड मिला है जिसने 1 साल में माइनस में रिटर्न दी है, मतलब 1 साल में पैसा ग्रो ही नहीं हुआ। डेट फंड्स में ऐसा नहीं होता टिपिकली। ऑलराइट, तो आपका पैसा बढ़ भी सकता है, बट ये क्या गारंटी है? क्योंकि मार्केट ऊपर गई है ना, तो मार्केट ऊपर गई है इसलिए वो दिखा रहा है। बट अगर हो सकता है मार्केट क्रैश टाइप की सिचुएशन हो तो ऐसे बहुत सारे फंड्स आपको दिख जाए जो 1 साल में आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाएंगे। तो अभी तो मार्केट आपको दिख रहा है कि यार अच्छा खासा ठीक है, ऊपर भी गई, अभी कुछ छोटा सा डिप भी आया, बट डजंट मैटर मच बिकॉज कोई बहुत बड़ा क्रैश अभी नहीं आया है। तो ये समझना जरूरी था। अब ये हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं? हाइब्रिड का मतलब होता है डेट और इक्विटी का मिक्सचर। तो कुछ पैसा डेट में लगेगा, कुछ पैसा इक्विटी में लगेगा। आपको क्या करना चाहिए, इस पे आ जाते हैं। आपको सबसे पहले अपना टाइम होराइजन समझना है। अभी जब हमने डेट पे क्लिक किया था तो सबसे पहले आ रहे थे लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म में लिक्विड फंड्स ठीक ठाक रिटर्न दे जाते हैं। तो 1 साल की यहां पर भी देखोगे तो एक एवरेज जो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न आ रही है वो 7% के आसपास आ रही है। सो देयर आर मल्टीपल फंड, जैसे मैंने बताया। फिर डेट के अलग अलग यहाँ पर फंड्स है जिसमें ज्यादा भी रिटर्न है। ओके, सो अब अगर आपका टाइम होराइजन बड़ा है तो क्या करें? अब शुरू करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक वीडियो में अलग से बना सकते हैं एसआईपी वर्सेस लमसम, आपके लिए क्या बेटर रहेगा। अगर आप वो बोलेंगे तो हम बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको एसआईपी में पैसा लगाना है, लमसम लगाना है, क्या बेटर रहेगा? कई सारे लोग होते हैं हमारे पास 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, तो हम उसका क्या करें कि लमसम इन्वेस्ट कर दें या फिर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें? वो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। अब एसआईपी, आपका टाइम होराइजन एग्जाम्पल 10 साल से ऊपर का है, 10 ईयर्स प्लस का है। अच्छा, कोई भी आपको यहां पर ना, ये बड़ी सब्जेक्टिव होती है इन्वेस्टमेंट्स। सो कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि यही करो। आपको इंटरनेट पे कई सारे लोग बोलेंगे भाई 50% आप इक्विटी में डालो, 30% डेट में डालो, 10% आप यूएस स्टॉक्स में डालो, 10% आप गोल्ड में डालो। फिर आपको अलग अलग, हमने जैसे इससे पहले हमने रूल्स की बात करी थी, जो पॉपुलर रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग है कि 100 - एज रूल को आप फॉलो करो। तो अगर एग्जाम्पल कोई 30 साल का है तो अगर मैं 100 से उसे माइनस कर दूंगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70। तो आपका एलोकेशन 70% इक्विटी में होना चाहिए, है ना। तो अभी के लिए हम ये लिख के चलते हैं, क्योंकि इसका मतलब हो जाता है कि आप थोड़े से एग्रेसिव हो, आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए।
अब रिटर्न्स और ज्यादा चाहिए तो हमने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें हमने बात करी थी कि एसआईपी से भी ज्यादा रिटर्न्स कैसे आ सकते हैं, तो वो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने आपको एक ईटीएफ की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी दी। ओके, सो यहाँ पर अगर हम 100 माइनस रूल को फॉलो करते हैं, 100 माइनस एज रूल को, तो हमें पता लगता है कि जो भी हमारी एज है, एग्जाम्पल मैंने बोला कि किसी की 30 साल एज है तो 70% एलोकेशन, किसी की 25 साल एज है तो 75% एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए। बाकी आप किस में रख सकते हो, बाकी आप एग्जाम्पल गोल्ड में रख सकते हो, आप डेट में रख सकते हो, तो आपका एक पोर्टफोलियो उस तरीके से एक स्टेबल पोर्टफोलियो होता है। अब इक्विटी में क्या, हमने एक बार आपको बताया था कि सबसे अच्छा, आप सर्च कीजिएगा इसे खुद, कि मुझे इक्विटी इन्वेस्टिंग में, मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग का फैन हूं, मुझे मोमेंटम इन्वेस्टिंग काफी अच्छी लगती है और इसी के ऊपर आपको कई सारे फंड्स मिल जाएंगे। जब आप अपने डीमेट अकाउंट में सर्च करेंगे तो मोमेंटम फंड सर्च करेंगे, आपको कई सारे मोमेंटम फंड आ जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग मोमेंटम फंड्स को ट्रैक कर सकते हो, मोमेंटम फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरे जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपने पोर्टफोलियो से भी बताऊंगा कि कौन कौन सी मेरी खुद की एसआईपी चल रही है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर सीधा सीधा उसे खोल देता हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको सब कुछ दिखाता भी हूँ, ठीक है। तो मैं आपको अपने फंड्स दिखाने वाला हूँ स्ट्रेट अवे, जिसमें मेरी खुद की एसआईपीज है। ओके, सो हो सकता है मैं अगले साल इसमें से कुछ ऊपर नीचे करूं, मतलब कुछ फंड्स को हटाऊं, कुछ और नए फंड्स को डालूं, किसी में अपना एलोकेशन बढ़ाऊं इन्वेस्टमेंट का, तो वो मैं अपना, वो बड़ा सब्जेक्टिव है, सबका अपना अपना एक रिस्क प्रोफाइल है, तो अलग अलग है, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इससे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मेरी एसआईपीज कौन कौन से फंड्स के अंदर है। सो यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर आप देख सकते हो मेरी 11 एसआईपीज चल रही है। अब कई सारे लोग बोलेंगे 11 तो बहुत ज्यादा होती है, कई सारे लोग बोलेंगे कि 11 ठीक है, मतलब सबका अपना अपना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तो मेरा नैस्डैक के अंदर एसआईपी है ना, तो एक 50,000 रुपए का सिंपल एसआईपी चल रहा है नैस्डैक के अंदर। एक गोल्ड के अंदर आपको एसआईपी दिख रहा है, एक आपको सिल्वर के अंदर दिख रहा है, तो मैं आपको कमिंग भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको दिखता है कि नावी निफ्टी 50 के अंदर, सिंपली निफ्टी 50 के अंदर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, उसमें एक 50,000 की एसआईपी है। फिर कॉन्स फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर 1 लाख रुपए की एसआईपी है। फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब अब पता है कि कई सारे एसआईपीज मैंने पहले शुरू कर दिए थे, फिर उन्हें बंद नहीं किया, मतलब सिंपली इसमें कई सारे ऐसी एसआईपीज है जो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, तो उन्हें बंद नहीं किया, इसीलिए वो चल रही है, चाहे वो कुछ भी अमाउंट हो। तो ये 25,000 रुपए का अमाउंट है, तो ये भी एक मेरी एसआईपी चल रही है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो मैं बोल रहा था कि मोमेंटम फंड, तो यहाँ पर एक टाटा के मोमेंटम फंड में मेरी 2.5 लाख रुपए महीने की एसआईपी है। फिर कॉन्ट के स्मॉल कैप फंड के अंदर 1 लाख रुपए की एसआईपी है। अगेन कॉन्ट के मल्टी एसेट फंड के अंदर 1 लाख रुपए की एसआईपी है। मैंने कहीं बताया कि इसमें से कई सारे ऐसे फंड्स हैं, इसे पूरा कॉपी मत कीजिएगा, मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि मुझे बेस्ट क्या लगता है, फिर आप उन्हें मतलब आप चाहें तो चूज कर सकते हैं अपनी एनालिसिस के हिसाब से। सो सारे के सारे फंड्स को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इनमें से कई सारे फंड्स जैसे स्मॉल कैप है, उसने मुझे बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। डिपेंड करता है कि आप की रिस्क प्रोफाइल क्या है। अब आप देखोगे, अगर आप मेरा यहाँ पर देखोगे, इसमें एक भी डेट म्यूचुअल फंड नहीं है, तो डेट के अंदर इस अकाउंट के अंदर कोई एसआईपी नहीं चल रही डेट के अंदर, उसका रीजन अलग है। सो मेरा जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो बहुत ज्यादा अलग है, मतलब स्टॉक मार्केट से कई ज्यादा इन्वेस्टमेंट, एग्जांपल मेरी रियल एस्टेट में, ठीक है। तो और कई सारे ऐसे फंड्स हैं जहां से मुझे फिक्स्ड इनकम भी आती रहती है, तो वो अलग है। मतलब ये अभी हम सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आई एम वेरी एग्रेसिव। सो अभी आपने देखा कि मेरी एसआईपीज कौन कौन से फंड्स के अंदर चल रही है, बट मैं आपको अब ये बताता हूं कि मेरे फेवरेट फंड्स कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं एग्रेसिव हूं मोमेंटम के अंदर, तो मोमेंटम फंड्स के अंदर एसआईपी चल रही है। दूसरा आपने देखा नैस्डैक, तो नैस्डैक के अंदर मैं ईटीएफ इन्वेस्टिंग के थ्रू भी इन्वेस्ट करता हूं और नैस्डैक को मैं प्रेफर भी करता हूं। अब ये क्या हो गया कि इंटरनेशनल फंड हो गया। तीसरा मैं बोलूंगा स्मॉल कैप, स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर निफ्टी 50 नहीं है, वो जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग की लोग बात करते हैं निफ्टी 50, वो ठीक है मेरे पोर्टफोलियो में था, बट मेरे फेवरेट फंड्स में नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है कि अगर आप स्मॉल कैप की रिटर्न्स देखोगे लॉन्ग टर्म की, तो स्मॉल कैप कंपनीज आउट परफॉर्म कर जाती हैं लार्ज कैप कंपनीज को। अब निफ्टी 50 के अंदर लार्ज कैप आती हैं। सो अब मेरा विजन जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। ये जो मैं एसआईपीज कर रहा हूं, ये शायद मैं अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक करता रहूं या उसके भी आगे करता रहूं। तो 20 साल तक मेरा विजन है कम से कम अभी इन एसआईपीज को कंटिन्यू रखने का। तो 20 इयर्स का अगर मेरा एक विजन है, 20 साल का एक अच्छा खासा एक लॉन्ग टर्म पीरियड होता है, तो उन 20 साल के अंदर मुझे पर्सनली लगता है कि स्मॉल कैप मुझे काफी अच्छा यहां पर रिटर्न्स दे सकता है। स्मॉल कैप के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, अगर करेक्शन आया, निफ्टी गिरी तो स्मॉल कैप और तेजी से गिरेगा। बट पॉइंट क्या है, क्योंकि एसआईपी अगर कंटिन्यूसली चलती रहेगी, अगर आप क्रैश में घबराते नहीं हो, तो आपकी नीचे के टाइम पर भी एवरेजिंग हो रही होगी, और जब स्मॉल कैप के अंदर रिटर्न्स आएंगे तो इस एवरेजिंग का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, मान लीजिए 20 साल का मेरा विजन है, उससे भी ज्यादा का, तो स्मॉल कैप कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और आप एसआईपी के अंदर
स्मॉल कैप से ज्यादा रिटर्न्स प्रोड्यूस कर सकते हो। बट अगर आपका शॉर्ट टर्म विजन है तो मैं बोलूंगा फिर स्मॉल कैप आप बिल्कुल भी इसे मत अपनाना। दूसरी चीज नैस्डैक, अब यूएस बेस्ड मेरी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसके अंदर नैस्डैक के अंदर यूएस की टॉप 100 कंपनीज आ जाती हैं। बेसिकली हम टेक पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो अब देखो नैस्डैक के अंदर गूगल है, एप्पल है, अमेजॉन है, टेस्ला है, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। मैं अलग अलग स्टॉक्स पिक नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे नैस्डैक पे बेट लगा रहा हूँ कि नैस्डैक ऊपर जाएगा। सो 20 साल में क्या नैस्डैक ऊपर जाएगा? मुझे लगता है हाँ जाएगा। क्या मुझे ऐसा लगता है कि भाई डॉलर का भी रेट इंक्रीज होगा? अभी पिछले 20 सालों में तो आप देख रहे हैं कि डॉलर भागता चला जा रहा है, तो आने वाले टाइम में भी अगर डॉलर एप्रिशिएट होता है तो इसका भी फायदा नैस्डैक के फंड में इन्वेस्ट करने से हमें मिलेगा। और तीसरा मोमेंटम फंड्स क्या होते हैं? बेसिकली वो कंपनीज जो अभी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रही होती है, जिनका स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है, तो मोमेंटम फंड्स उन स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, मतलब भागते हुए घोड़ों पे बेट लगा रहे हैं। तो ये तीनों ही बड़े एग्रेसिव फंड्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर इसमें एक अच्छी रिटर्न्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। अब ऐसा मेरी एनालिसिस है, आप अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट अब थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन को लास्ट में हम समझ लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि सारे एग्स एक बास्केट में मत रखो, ठीक है। अब मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें ना हमने फैंग प्लस की बात करी थी, है ना, फैंग। हमने जब फैंग की बात करी थी तो हमने बोला था इसमें सिर्फ 10 स्टॉक्स आते हैं, और फिर हमने नैस्डैक की बात करी जिसके अंदर आप देख रहे हो कि 100 स्टॉक्स आते हैं। बट फैंग की हमने आपको दिखाई थी कि जो रिटर्न्स हैं वो नैस्डैक से भी ज्यादा है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ 100 कंपनियों में, S&P 500 में 500 कंपनीज हैं। अब यहां पे कॉन्सेंट्रेशन हुआ, कॉन्सेंट्रेशन से भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो अभी मैंने आपको दिखाई कि भाई मेरी कितनी सारी ऐसे भी चल रही है ना, बट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई इन 3 फंड्स के अंदर अच्छी ग्रोथ आ सकती है। सो एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो सकता है, बट कई लोग डाइवर्सिफिकेशन पे बिलीव रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि भाई स्टॉक मार्केट के अलावा मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर रियल एस्टेट के अंदर भी हूँ। अब कई लोग कहेंगे यार रियल एस्टेट में क्या रिटर्न्स आती हैं, है ना, चलो बड़ी अच्छी बात है। एक्चुअली रिटर्न्स वहां से अच्छी प्रोड्यूस करता है इंसान जिस चीज की उसे समझ हो। तो अगर आपको जिस दिन रियल एस्टेट की समझ होगी, आपके पास थोड़ा सा फंड आ जाएगा, तो आप रियल एस्टेट में भी अच्छा पैसा बना सकते हो। अगर आपके पास समझ आ जाएगी तो आप स्टॉक मार्केट से भी अच्छा पैसा बना सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं आई और आपने यहाँ पे रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को फॉलो नहीं किया, तो आप सब कुछ गंवा भी सकते हो। और रियल एस्टेट में भी इसी तरीके से लॉस होता है। बट रियल एस्टेट में आप सबसे पहली चीज सीखते हो पेशेंस, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए आप रियल एस्टेट में भी ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। तो आप ये समझो डाइवर्सिफिकेशन मेरे लिए एक रियल एस्टेट है। हर आदमी के पास जरूरी है नहीं है उसकी पॉकेट अलग अलग तरीके से अलाउ करे, क्योंकि रियल एस्टेट में एंट्री करने के लिए आपको एक बड़ा फंड चाहिए। आपको मैंने ये बताया कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, आप डेट फंड्स को भी कंसीडर कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, मैं अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को भी रखता हूँ। ETF इन्वेस्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आप अगर मार्केट रिस्क से थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो जब भी अगर आपको दिखेगा मार्केट में करेक्शन आएगा, तो वहां पर आपको गोल्ड में उछाल दिखेगी एंड वाइस वर्सा। बट हम दोनों को डिप में खरीदेंगे। बट ऐसा नहीं होगा कि मार्केट 50% गिर जाए और गोल्ड 50% बढ़ जाए, तो इक्वल नहीं होगा कभी। ऐसा मत लेना कि बिल्कुल इक्वल होगा, है ना। तो आप अपना थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन रख सकते हैं, दैट इज टोटली योर चॉइस। डाइवर्सिफिकेशन के लिए कई लोग हाइब्रिड फंड्स प्रेफर करते हैं। मैं पर्सनली इतना बड़ा फैन हूं नहीं हाइब्रिड फंड्स का, बट आपकी क्या राय है हाइब्रिड फंड्स को लेकर, नीचे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फाइनली इस वीडियो से हमने आपको क्या बताने की कोशिश करी कि आप अगर शॉर्ट टर्म सोच रहे हो तो अपना सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाओ। ये मत सोचो कि 5 साल में मार्केट जबरदस्त रिटर्न दे जाएगी। उसके अलावा आप डेट को भी समझ सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आज हमने आपको बताया कि मोमेंटम फंड्स काफी अच्छे होते हैं। नैस्डैक जैसे हमने एक यूएस के लिए एक फंड ले लिया, एक इंटरनेशनल फंड ले लिया, और स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में मैंने आपको बताया। कई सारे लोग यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टर्स भी होते हैं, तो मोमेंटम की जगह वो वैल्यू फंड्स को भी ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो टोटली योर चॉइस। तो अपने व्यूज बता सकते हैं वैल्यू फंड को लेकर भी। फाइनली इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको और कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अभी हम एक 40 दिन की फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अंदर है। हमने ये जब सीरीज शुरू करी थी, हमने बात करी थी राहुल की। अब राहुल को ना काफी कुछ सीखने को मिलता जा रहा है लगातार, है ना, पैसा कमा रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब क्योंकि जो चीजें सीखने को मिल रही है ना, ये एक सीक्वेंस में मिल रही है, काफी सारी चीजें सीखने को मिल रही है। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप नोट जरूर बनाइएगा वरना आप भूल जाएंगे।
सो क्रिएट योर नोट्स। आप में से कई सारे लोग नोट्स बना के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी करते हैं, तो मैं उनकी स्टोरीज भी रीशेयर कर देता हूँ। सो बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से इन वीडियोस को आप शेयर करते रहिए। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में SIP करना चाहते हैं, इनफैक्ट लमसम में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। Alright, I will see you in the next video. Till that time, you can like this video, subscribe this channel, click on the bell icon, and go self-made. Jai Hind.